हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सर बोले रिसेंटली एक बहुत ही यूनिक सी चीज़, अलग सी चीज़ जो है वो बोले ज़िंदगी में हमारे आई और थोड़ा सा दिमाग में डर जो है वो बैठा गई कि यार अगर मान लो कल को जाके जून 2023 में हमारा एग्ज़ाम आता है या दिसंबर 2023 में हमारा एग्ज़ाम आता है या आगे चल के कभी भी हमारा सीएस का एग्ज़ाम आता है, तो उस एग्ज़ाम में जो हमारे एग्जामिनर होंगे उनको प्लीज करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो कंटेंट वहां पे लिखा हुआ है वो इतना अच्छा है कि आप हमें अच्छे से मार्क्स जो है वो वहां पे दीजिएगा और हमें एग्जाम में पास कीजिएगा, राइट। और ऐसा हो जाए कि ताकि भैया ऐसा भी ना हो कि बहुत ही कम मार्क्स जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि 29 मार्क्स, राइट, या मतलब ऐसे मार्क्स की जिसके अंदर मुझे मार्क्स मिल तो गए हैं लेकिन सिर्फ 45 मार्क्स ही मुझे यहाँ पे मिले, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम जो है वो ग्रुप जो पूरा का पूरा है वो क्या हो गया, वो बोले यहाँ पे रह गया। ऐसा मेरे साथ में ना हो जाए, तो इसके लिए बोले मुझे यहाँ पे कौन सी बातों का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा कि अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, सर अगर आप ये बच्चे के मार्क्स को यहाँ पे देखोगे, पहला क्वेश्चन सर इसका बोले जो भी पार्ट आपका था इसमें 1 मार्क मिला, 1 मार्क मिला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी 1 मिला, फिर 2 2 3, फिर यहाँ पे वापस से 1 मिला, फिर इसके बाद में वापस से 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला और यहाँ पे भी क्या मिला, 1 मिला। सोचने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9 ऐसी जगह थी जहां पे एक एक मार्क्स जो है वो यहां पे मिले। अगर ये 9 जगह पे एक और एक्स्ट्रा मार्क जो है वो यहां पे मिल जाता तो यहां पे 45 में प्लस 9 मार्क्स भी अगर आप यहां पे कर देते हो तो 9 और 5 कितने हो जाते हैं, 54 मार्क्स जो है वो आपके यहां पे हो जाते हैं। और अगर अपन यहां पे बात करेंगे और 4 मार्क्स को आप ऐड कर देते हो तो 58 मार्क्स यानी कि एग्जाम्शन के आसपास के जो मार्क्स हैं वो आपके आराम से यहां पे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जेआईएल का पेपर जो वो देखूंगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ऐसी जगह है जहां पे कि या तो बोले 0 मार्क्स दिए गए हैं और या तो फिर 1 मार्क दिया गया। तो यहां पे ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम अगर हमको यहां पे 2 2 मार्क्स भी मिल जाएं तो भाई साहब 29 प्लस कितनी जगह थी यहाँ पे ऐसी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 मार्क्स, 18 थी, 18 दूनी 36, 36 मार्क्स अगर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15 और 3 2 कितने हो जाएंगे 5 और 1 6, 65 मार्क्स आप यहां पे आराम से स्कोर जो है वो कर सकते हैं। अगर हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं मिनिमम की बात यहां पे कर रहा हूं, अगर मिनिमम आप 2 मार्क्स को यहां पे सिक्योर कर लेते हैं तो ऐसे केस में आराम से आपका जो एग्जाम्शन होगा ना वो बोले यहां पे आपका आ सकता है। गॉट द पॉइंट। तो कौन सी ऐसी बातें होती है जिन बातों के ऊपर अपने को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा जिससे कि हम हर एक क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 2 मार्क्स जो है वो बड़े आराम से सिक्योर कर ले। और कम से कम ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जिनके ऊपर हमें बहुत कॉन्फिडेंस है और वहां पे हम क्या कर पाएंगे, कम से कम 4 मार्क्स जो है वो बड़े सिक्योर कर ही पाएंगे। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें जो करने वाले हैं। अगर आपको ये वाली बातें समझ में आती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। द रीजन बीइंग कि यही इकलौता वो चैनल है जो कि आपके एग्जाम के लास्ट डेट तक आपके साथ में बना रहेगा और हर कदम के ऊपर आपका साथ जो है वो देगा ताकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाए। और फिर उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आज का जो ये क्लास मैंने यहां पे लिया, आज का जो वीडियो मैंने यहां पे डाला, इस पे रिव्यूज भी डालिएगा कि जो बातें हैं क्या उसमें कुछ और चीजें आप यहां पे ऐड करना चाहेंगे या फिर क्या इन बातों से आप सहमत हैं या फिर नहीं है, राइट। चलिए, तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वाली बातें जो है मैंने नोट डाउन करी है। सबसे पहली बात, कोशिश आप ये कीजिएगा कि आपका जो आंसर शीट रहेगा ना वो आपका थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जो है वो होना चाहिए। एग्जामिनर सर उसके पास में कम से कम 40 से 50 कॉपीज जो है वो आराम से उसके पास में रहेंगी। अगर उसके पास में 40 से 50 कॉपीज हैं तो वो बंदा पहले 4-5 कॉपीज को बड़े इंटरेस्ट के साथ में देखेगा और फिर उसके बाद में, सर ह्यूमन टेंडेंसी है सर, कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में थोड़ा सा बोर हो जाएगा और अगर उसको ऐसी कॉपी मिलती है जिसमें डॉक्टर वाली लैंग्वेज जो है, राइटिंग सॉरी नॉट लैंग्वेज, ठीक है, उस लैंग्वेज में उस राइटिंग में अगर वहां पे लिखा हुआ होगा तो वो बंदा बोर हो जाएगा और शायद आपने सही भी लिखा होगा लेकिन अगर पेपर आपका नीट एंड क्लीन नहीं है तो ऐसे केस में जो मार्क्स आपको एक्चुअल में वहां पे मिलने चाहिए थे वो शायद नहीं मिल पाएंगे।
गॉट द पॉइंट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करूंगा तो ये देखिएगा, थोड़ा सा राइटिंग इज बेटर। अगर यहां पे अपन राइटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये जो राइटिंग अपनी यहां पे है ये भी थोड़ी सही दिख रही है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करूं, ये थोड़ा सा जो राइटिंग ऊपर नीचे लग रहा है, बट वर्ड समझ में आने चाहिए। सही, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आपको क्या करना होगा, एकदम बढ़िया तरीके से कर्सू राइटिंग में वहां पे लिखना। नहीं 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 नहीं, सिर्फ नीट एंड क्लीन। वर्ड्स जो आप वहां पे लिख रहे हो उनका जो मतलब है वो समझ में आ जाना चाहिए। कहां पे ई लिखा हुआ है, कहां पे सी लिखा हुआ है, ये समझ में आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन। गॉट द पॉइंट। लेजिबल हैंडराइटिंग और पेपर आपका क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन जो है वो होना चाहिए। कम से कम काटा पीटी जो है वो आपके पेपर में बनी रहे, ऐसा आपको यहां पे ध्यान जो देना पड़ेगा। सर अगर मान लो कहीं पे आपको कुछ कट करने का, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल तरीके से अगर आपने ऐसे एक लाइन डाल दिया काफी रहेगा। गॉट द पॉइंट। कई लोग होते बोले क्या करेंगे सर, बोले इसको ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं करना है। सिंपल तरीके से आपने एक लाइन ऐसे कट कर दिया तो ये चलेगा, सामने वाला समझ जाएगा कि ये वाला पॉइंट जो वो आप यहां पे लिखना नहीं चाहते थे, गलती आपसे हो गई। सर इंसान से गलतियां हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पे नहीं है, राइट। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, सर यूज रामबाण। ये भाई साहेब मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको प्रूफ के साथ में यहां पे बता रहा हूं क्या, कि रामबाण अगर आप अपने आंसर्स के अंदर यूज करते हैं ना तो इसका इंपैक्ट जो होगा वो बहुत ही बढ़िया पड़ने वाला होगा। इसी मतलब पेपर में अगर मैं यहां पे बात करूंगा, कंपनी लॉ का ये पेपर है एक स्टूडेंट का, ठीक है, जिनको अगर आप यहां पे देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे 2 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, फिर कभी कभी पे 4 मार्क जो है वो भी मिले हुए हैं। और इवन अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये देखिए, यहां पे नॉट, यहां पे सॉरी, ये चलो यहीं पे ले लो। सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसमें पूछा गया कि एक रेजोल्यूशन बोले आपको यहां पे पास करना है जिसमें कि कंपनी के एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो देने हैं और उसके लिए कंपनी के मेंबर्स का रेजोल्यूशन जो वो पास करना। तो सबसे पहले तो आप ये बता दो कि रेजोल्यूशन कौन से टाइप का पास करना पड़ेगा और कौन सी मीटिंग में जो रेजोल्यूशन है वो बोले पास करना होगा। तो बच्चे ने क्या किया, यहां पे बता दिया कि रेजोल्यूशन जो है वो कौन सा लगेगा, स्पेशल वाला, और मीटिंग कौन सी होगी, सब जनरल मीटिंग जो है वो बोले आपको यहां पे लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में ऑल्दो यहां पे हल्की सी गलती करी कि यहां पे क्या लिखा, इट इज रिजॉल्व दैट, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा आपका पैराग्राफ कहां से चालू होगा, इन्वर्टेड कॉमास को यूज करके, रिजॉल्व दैट। आगे देखिएगा भाई साहब, रामबाण। सर कौन से सेक्शन में, कौन से रेगुलेशन में, कौन से रूल में ये बातों के बारे में लिखा गया है, आपने वहां पे वो प्रोविजन के बारे में बता दिया। सेक्शन का नंबर याद नहीं आया तो यहां पे स्टूडेंट ने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा और क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद द एप्लीकेबल रूल्स ऑफ द कंपनीज इश्यू ऑफ द स्वेट इक्विटी रूल्स 2014। ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है, ऐसा कोई रूल जो है वो होता ही नहीं है। रूल का नाम क्या है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, राइट। तो यहां पे ऑल्दो इन्होंने यहां पे क्या लिखा है, गलत लिखा है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। बट यहां पे रामायण लिखने की कोशिश करिए, सही वाला यूज करते तो थोड़े मार्क जो है वो और मिल जाते, राइट। अलोंग विद द एप्लीकेबल रेगुलेशंस ऑफ, सर ऐसे कोई रेगुलेशन भी नहीं है। रेगुलेशन का नाम क्या है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन है, जो कि 2021 के हैं। इन्होंने कुछ और ही बना दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा, द कंपनी वांट टू अलॉट। सर जब रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो वांट नहीं आता है सर, मतलब काम हो चुका है, रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया, रिजॉल्व दैट कंपनी जो है वो यहां पे स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है। कितने, 50 यूनिट्स ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स, 50 बस। मतलब बहुत ही लेमन वाली लैंग्वेज में यहां पे चीज को लिखा गया, 50 स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर MD of the company at a price decided by the book building method। book building method, ये मां माता जी, स्वेट इक्विटी शेयर्स में बुक बिल्डिंग मेथड जो वो यूज करने की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या है, गलत है। लेकिन 1 मार्क मिला, कैसे मिला सर, यहां पे जो आपका एग्जामिनर था उसने क्या देखा कि अच्छा ये बता रहे रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद, उसके आगे शायद थोड़ा सा वो ढीला पड़ गया होगा, शायद उसने वहां पे पूरा अच्छे तरीके से चीजें जो है वो देखने की कोशिश वहां पे नहीं करी होगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्क्स जो क्या कर दिए गए, दे दिए गए। 1 मार्क तो भी मिल गया। टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं सही से बताऊं, यहां पे 1 मार्क भी नहीं मिलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि शायद जो ये बात यहां पे लिखी थी इसकी वजह से 1 मार्क जो है वो यहां पे दे दिया। लेकिन इसके अलावा और देखेंगे, यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये देखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 D,
ठीक है, इसमें क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद द एप्लीकेबल रूल्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज होना चाहिए था ना कि कंपनी, ठीक है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 एंड कंपनी अकाउंट एंड द कंपनी रूल्स, अकाउंट ऑफ द कंपनी, अकाउंट ऑफ कंपनी ऐसा कोई रूल ही नहीं है, अकाउंट्स रूल है, ठीक है, रूल्स 2014 एंड कंपनीज, ठीक है, अलोंग विद द एप्लीकेबल रेगुलेशन ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन। क्या बात है, ये बहुत अच्छा लगा कि यहां पे इन्होंने LODR रेगुलेशन के बारे में भी क्या कर दिया, रेफरेंस जो है वो दे दिया, और आगे क्या किया, आगे बहुत सारी बातें जो खुद ही यहां पे कट कर दी। ये जिस तरीके से कट किया हुआ है दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इसको कट करना ही था तो क्या करना था, यहां पे इस तरीके से जो लाइन है वो आपको यहां पे लगा देनी चाहिए थी कि ये गलती से मैंने यहां पे लाइंस को लिख दिया है, इनको मैं यहां पे क्या करना चाहती हूं, कट कर देना चाहती हूं, कर दे ऐसे कट, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है यहां पे, द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग अलोंग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट एंड द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट अलोंग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे एक सवाल पूछा गया था कि बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या आपको स्टॉक एक्सचेंज जो उसको बताना पड़ेगा क्या। नॉर्मली LODR जो कहता है कि यस सर, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर्स के अंदर आपकी बोर्ड मीटिंग में जो भी आपने डिसाइड किया होगा उसके बारे में आपको इंटीमेट करना पड़ता है, राइट। यहां पे वो वाली बात नहीं बताई, बट थोड़ा सा घुमा के यहां पे बता दिया है, डिप्लोमेटिक आंसर जो वो यहां पे दिया गया कि यहां से बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द इनिशियल इंटीमेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज कंप्लीट देन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स कॉल फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग by dispatching the notice of the general meeting along with the draft of the ordinary resolution, explanatory statement and requisite documents such as the financial statement। यहां पे ध्यान से भाई साहब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2D, क्वेश्चन नंबर 2D। अगर अपन यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का D वाला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, सब बोले ABCD लिमिटेड एक लिस्टेड वाली कंपनी है और फाइनेंशियल रिजल्ट जो है दे आर अबाउट टू बी डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन द 20th of July रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड LODR रेगुलेशन आंसर द फॉलोइंग। तो मैडम ने यहाँ पे क्या किया, इन रेगुलेशंस का बड़ा फायदा यहाँ पे उठाया, रामबन वहां पे लिखा, तो इसका एक इंपैक्ट जो है ना वो सामने वाले के दिमाग में पॉजिटिव वाला पड़ा होगा, ठीक है। सवाल का जवाब क्या देना, पहला सवाल, compliance requirement regarding the intimation to the stock exchange about the meeting of the board discussing the annual financial result। अच्छा, ये पहले से बताना है कि जब आपकी मीटिंग यहाँ पे हो रही है उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, LODR में दिया हुआ है, बता दिया। फिर इसका दूसरा सब बोले क्या सर्कुलेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट को टू द शेयर होल्डर्स हु होल्ड द शेयर्स इन द डीमैट फॉर्म। बोले हाँ सर, उनको हम मेल कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर उनको जो है ये आपके जो रिपोर्ट्स रहेंगे ये बोले भेज दिए जाएंगे क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। और वेबसाइट जो होगी कंपनी की उस पर भी बोले क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन था। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे मार्क्स के बारे में तो इनको यहाँ पे पूरे के पूरे 3 मार्क जो है वो दे दिए गए, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स जो वो दे दिए गए हैं। तो इसमें जो रामबाण आपका है उसका भी काफी कुछ योगदान जो है वो आपका होगा। मार्क यहाँ पे आपने कंटेंट जो उसको कट भी किया है उसके बाद में भी आपने आंसर वहां पे लिखा है और पूरे 3 मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे क्या किए गए, दिए गए, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपका जो रामबाण है इसका जो इंपैक्ट होगा वो एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा पड़ता है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि सर ये रामबाण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो उनको मैं बता दूं कि आप जब अपना आंसर लिखते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहां पे आप ये बताएं कि जो बातें आप बता रहे हो वो कौन से सेक्शन के हिसाब से बता दो, कौन से सेक्शन ऑफ कौन से एक्ट के हिसाब से वहां पे बता रहे हो। साथ में क्या आप यहां पे ये भी बोल रहे हो कि आपको इसके साथ में क्या करना होगा, रेफर करना होगा। प्रोफेशनल वर्ड वहां पे क्या आ गया, रीड विथ, ठीक है। रेफर करना होगा किस चीज को, सर बोले रूल्स को, कौन से वाले रूल्स है उनका नाम अगर आपको ध्यान होगा वो आप यहां पे बता दीजिएगा। और साथ में अगर कोई रेगुलेशन वगैरह भी है जिसको बोले वहां पे रेफर करना होगा तो उनके बारे में भी अगर आप वहां पे बता दोगे तो इसका इस्तेमाल करना इज कॉल्ड एज व्हाट, रामबाण इन माय लैंग्वेज। गॉट द पॉइंट। ये आप यहां पे करने की कोशिश जो वो करेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर, चाहे कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो, हर एक लॉ के अंदर अगर आप ये करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। सर हमको तो सारे के सारे जो लॉज उनके सेक्शन याद नहीं होते सर, नहीं कर पाते हम लोग। तो ऐसे केस में आप यहां पे क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि ये स्टूडेंट ने भी वैसा यहां पे किया है। क्या किया भाई साहब, आपने यहां पे बताया एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ CPC 1908, ऐसा कर दो ये भी चलेगा,
राइट। फिर इसके बाद में आपको यहां पे क्या करना है, ट्राई करना है टू यूज सम लीगल वर्ड्स। सर ध्यान से, यहां पे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमने कहा कि एक्ट को रेफर करना है एंड इसके साथ में जो रूल्स आपके हैं उनको भी रेफर करना है। अगर यहां पे जो एंड वर्ड है इसको नहीं लिखते हुए अगर मैं यहां पे क्या लिखता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं रीड विथ एक्ट के साथ में, बोले आप क्या कीजिएगा, जो रूल्स है ना उनको भी बोले आप यहां पे एक बार पढ़ लीजिएगा, गॉट द पॉइंट। तो इसका जो इंपैक्ट होगा, ये प्रोफेशनल वर्ड है, इनका जो इंपैक्ट होगा वो एग्जामिनर पे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा बेहतर यहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश यहां पे ये करेंगे कि कुछ लीगल वर्ड्स का यूज करें, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम लीगल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो वर्ड्स आपके हैं, देयर ऑफ, देयर इन, ठीक है, वेयर एज, परसुएंट टू, राइट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल वहां पे क्या होगा, दिखाई देगा। इसके लिए क्या करना जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस जो आपकी होगी ना वो आपको करना ज्यादा जरूरी होगा। अगला पॉइंट, कॉपी पेस्ट इज अ बिग नो नो। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ये मैं हर बार आपको बोलता हूं, और यही वाली चीज अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट सर का वेबिनार हुआ था उसमें भी ये बात बोली गई थी। क्या, अगर आप आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से कंटेंट एज इट इज उठाओगे और अगर आप वहां पे पेस्ट करके आ जाओगे, नहीं चलेगा। अगर स्कैनर से पूरा कंटेंट आपने वहां पे पूरा रट लिया आपने अच्छे तरीके से और उसी को आप वहां पे प्रेजेंट करके आ गए एज इट इज वर्ड टू वर्ड, नहीं चलेगा। क्यों सर, उसे कॉपी पेस्ट माना जाएगा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आईसीएसआई और पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसमें से किसी को भी हमें रट्टू तोता नहीं चाहिए। ऐसा बंदा चाहिए जो अपना दिमाग वहां पे यूज करेगा और दिमाग को यूज करके कंटेंट जो प्रोवाइड करेगा, कंसेप्ट चाहिए। ये समझा? तो प्लीज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चीजों को रटने की कोशिश मत करो, आप चीजों को मगिंग अप करने की कोशिश मत करो, चीजों को पहले समझो, उस समझी हुई चीज को अपनी लैंग्वेज के अंदर जो आपकी थोड़ी ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिकली थोड़ी सी ठीक नहीं रही लेकिन कंसेप्ट आपको वहां पे समझ में आ गया तो भी चलेगा, तो भी आपको आईसीएसआई क्या कर दे देगा, वहां पे मार्क्स जो है वो दे देगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में राइट, सॉरी, कॉपी पेस्ट करना क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, नहीं करोगे तो ज्यादा, जितना कम कॉपी पेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना कम आप सेम टू सेम लिखने की कोशिश करोगे, जितना कम उतना अच्छा रहेगा, राइट। फिर इसके बाद में अपनी खुद के प्रोफेशनल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, बार 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 राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको आप यहां पे करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप उसमें और इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। आंसर्स को लिखो, फिर उसको आप जो स्कैनर आपका होगा उससे मैच करो, वीकली टेस्ट वाला जो आपने दिए होंगे उसमें जो आपको सजेस्टेड आंसर मिले होंगे उनसे आप मैच करो कि क्या यहां पे कुछ और वर्ड्स थे जिनको मैं यहां पे यूज कर सकता था, कर सकती थी, आप उसके हिसाब से उसको एनालाइज करो और अकॉर्डिंगली उस चीज को आप वहां पे प्रेजेंट करो। अगला पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमेशा बॉल पॉइंट पेन को ही इस्तेमाल करो, जेल पेन का इस्तेमाल मत करो। सर राइटिंग बड़ी प्यारी आती पहले पेज पे, उसके पीछे जाके अगर आप देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कि वहां पे जो राइटिंग है मतलब पूरी खिचड़ी बन गई सर। और अगर गलती से वो जो पेन आपका है मेल फंक्शन अगर कर गया तो पूरा पेपर आपका क्या कर देगा, गीला कर देगा, कोई सेंस नहीं बनता है। बॉल पॉइंट पेन को यूज करो और उसमें भी सिंगल कलर, मेरा रिकमेंडेशन है हमेशा ब्लू पेन, और या फिर अगर आपको करना होगा ब्लैक पेन, ठीक है। लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आंसर शीट को ड्राइंग कॉपी मत बनाइएगा कि सर पहले मैं ब्लैक पेन से लिखूंगी, फिर उसके बाद में मैं ग्रीन पेन से उसको डब्बे में डालूंगी, फिर उसके बाद में जो हाईलाइट वाले पॉइंट होंगे उसको हाईलाइटर से, फिर रेड वाले पेन से मैं क्या करूंगी, अंडरलाइन करूंगी। ये सब चीजें ब्यूटिफिकेशन जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं है, कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। आप कंसेप्ट लिख के आइएगा वहां पे, अगर कंसेप्ट आपके वहां पे लिखे हुए हैं तो आपको कोई ब्यूटिफिकेशन वहां पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उल्टा ब्यूटिफिकेशन करने के मार्क्स जो वो कट जरूर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगले वाला पॉइंट, लेंथ ऑफ द आंसर डजंट मैटर एट ऑल। काफी सारे बच्चे ये बात के बारे में पूछते हैं, सर हम जब बीकॉम का एग्जाम देते हैं तो हमें 10 पेज का आंसर लिख के आना पड़ता है सर, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, यहां क्या करना पड़ेगा, क्या यहां पे लेंथ मैटर करती है? आंसर इज नो। सामने आपके प्रूफ भाई साहब, यहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये एक आधा पेज जो है वो यहां पे भरा है और इनको यहां पे 1 मार्क मिल गया। अगर आप इसके अगले वाले में देखोगे वही आधा पेज यहां पे भरा, और उसमें भी ध्यान दीजिएगा एक चीज और, सवाल पूछा गया था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या फर्क है। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में सारी बातें सही बताई, लेकिन कितनी बताई, सब कुल मिला के 3 बातें सही बताई, और ट्रांसमिशन वाले में सारी बातें गलत बताई, E to Z गलत है। ट्रांसमिशन पे हाइपोथिकेशन बता दिया, पूरा पूरा गलत है वो, उसके बावजूद यहां पे क्वेश्चन नंबर 2B ये वाला 3 मार्क का क्वेश्चन था और यहां पे इनको यहां पे 2 मार्क जो है वो दे दिए गए।
लेंथ मैटर नहीं करती है, कंटेंट मैटर करता है। अगर आपका जो कंटेंट है वो सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर कंटेंट ही आपका सही नहीं होगा तो मार्क्स मिलने के सवाल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला देखिएगा, यहां पे इन्होंने वापस से इतना लिखा, 2 मार्क्स मिल गए। फिर इसके बाद में वापस अगर आप देखोगे यहां पे इन्होंने ये इतना और ये इतना और ये इतना लिखा, 3 मार्क्स मिल गए। ठीक है, फिर इसके बाद में देखोगे इतना लिखा, 1 मार्क मिल गया। राइट, लेंथ कितना आ रहा है सर? हर एक में अलग अलग लेंथ है सर। राइट, कंटेंट आपने वहां पे क्या लिखा है उसके बेसिस पे जो मार्क्स रहेंगे ना वो आपको यहां पे मिलेंगे, ना कि लेंथ के बेसिस पे। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, लेंथ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ कंसेप्ट जो आपका होगा रिलेवेंट कंसेप्ट। गॉट द पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन जब आप लिखने जाओगे तो पूरा कंपनी 2013 भी लिख सकते हो, राइट, लिंक जोड़ जोड़ के। लेकिन पॉइंट ये है कि नहीं सर, हमें सिर्फ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में जितना कंटेंट बढ़ता है, चाहे 4 पॉइंट बन रहे होंगे तो 4 लिखेंगे, अगर 10 पॉइंट बनते हैं तो 10 तो नहीं लिखेंगे सर। क्यों? 3 मार्क का क्वेश्चन था, उतना लंबा क्यों लिख के आएंगे बिना मतलब में? उसको भी सेंसिबल नहीं बोला जाएगा। राइट, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सर स्पेस को वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात भाई साहब, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जब आप अपना आंसर वहां पे लिख रहे थे तो आपने क्या किया। सबसे पहली बात, यहां जगह छोड़ी। सब बोले वो तो पहले से आईसीएसआई की छोड़ी रहती है, हम एक काम करेंगे यहां पीछे भी जगह छोड़ देंगे। क्यों? सब बोले यहां आई विल डू द रफ वर्क। बेसिकली आपका कहना ये है कि भैया मेरा कंटेंट थोड़ा और लंबा होना चाहिए ताकि बोले एग्जाम को दिखे कि हाँ देखो कितना सारा लिखा है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे लिखना चालू करोगे। दिस इज रॉन्ग। पूरा पेज यूज करो। सामने में आईसीएसआई ने ऑलरेडी जगह छोड़ दी है तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, यहां तक लेके जाओगे, नॉट एग्जैक्टली कोने तक, लेकिन आप उसको नॉर्मल वे में लेके जाओगे। ये समझ में आया क्या? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, सब बोले लिखना चालू किया, सबसे पहले यहां पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2A, ये तो सर वहीं पे लिखा हुआ ही है। फिर बोले यहां पे आप लिखोगे आंसर, फिर उसके बाद में यहां से आंसर को लिखना। क्यों भाई? जब आपने यहां आंसर लिखा तो यहीं से लिखना स्टार्ट करो ना। और आपने आंसर यहां पे क्यों लिखा है, यहां पे लिखो आंसर, यहां से लिखना स्टार्ट करो। गॉट द पॉइंट? अच्छा ठीक है सर, ओके, जैसा आप बोलो। आपने आंसर जो है वो क्या किया, यहां से लिखना स्टार्ट किया, यहां से लिखना स्टार्ट किया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर इसके बाद में लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर इसके बाद में लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखे गए, फिर लिखे 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 लिखे, फिर लिखे 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 लिखे। गालिब, ओ मिर्जा गालिब, कविताएं शायरियां नहीं लिखनी है जो आप यहाँ पे ये डिजाइन बना के आ रहे हो। ये काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, सब बोले लिखा 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 लिखा, फिर बोले लिखा लिखा लिखा, फिर लिखा लिखा लिखा, फिर लिखा लिखा लिखा। नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा मत करके आओ। गॉट द पॉइंट? सर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे कंटेंट जो है वो ऐसा नहीं लिखना है कि आपको लाइंस भरनी है, नहीं, कंसेप्ट लिख के आना। अबे टाइम बचाना भाई, टाइम बचाना है आपको अपना। फिर आखिरी में नहीं तो ये बोलोगे क्या सर मेरा 10 मार्क का पेपर रह गया, मेरा 15 मार्क का पेपर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि आपका वहां पे इंटेंशन ये था कि कैसे मैं अपने आंसर को वहां पे लिखूंगा और ज्यादा पेज भर के आऊंगा। आपका ध्यान उसमें था, ज्यादा पेज नहीं भरने, कंसेप्ट अच्छे से लिख के आना है। अगर कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से लिख के आया आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से लिख के नहीं आया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधी बात, नो बकवास। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है, क्या करेंगे सर, करेंगे ये, यहां से आपने आंसर को लिखना स्टार्ट किया, यहां तक लिखो, फिर उसके बाद में अगली लाइन जो है वो यहां तक लिखो, फिर उसके बाद में अगली लाइन जो है वो यहां तक लिखो, फिर उसके बाद में अगली लाइन सर यहां तक हुई, फुल स्टॉप आ गया सर। अभी मेरे को पैराग्राफ चेंज करने का है। पैराग्राफ चेंज करने का काफी बच्चे क्या करते हैं, सब बोले एग्जैक्टली मैं यहां से चालू करूंगा, नॉट रिक्वायर्ड। एक काम करो, यहां से चालू करो, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन को छोड़ के फिर यहां से चालू कर दो, ऐसे लिखो, फिर से ये यहां से चालू करके ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, फिर इसके बाद में वापस से लिखा आपने, यहां तक आ गया, यहां पे फुल स्टॉप, खत्म हो गया। राइट, ये आपका प्रेजेंटेशन जो है वो वहां पे होना चाहिए। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। गॉट द पॉइंट? अननेसेसरी की स्पेस आपको वेस्ट नहीं करनी है, अननेसेसरी का कहीं पे भी उठा के रफ वर्क रफ वर्क रफ वर्क ये आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जो इंप्रेशन रहेगा वो एग्जामिनर के ऊपर गलत पड़ेगा और मार्क्स जो है वो आपके कट जरूर जाए, ज्यादा तो मिलने वाले नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अगला पॉइंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ये भाई साहेब
90% बच्चे सबसे बड़ा जो कांड करके आते हैं वो इसी चीज में करके आते हैं। क्या? जब बोले हमारे सामने पेपर आता है, उस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वर्ड ये तो आपको समझ में आ गया, वहां पे जल्दी पढ़ लिया तो ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो काइंड ऑफ आपका केसलो टाइप का है, इसको आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से तो आपको समझ में नहीं आएगा। नॉन फाइलिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज shall be void against the company as a going concern. Examine the statement in the light of the provision of the Companies Act 2013। ये नॉर्मल स्पीड है, आपको इससे भी कम पे पढ़ना है। आप पढ़ते कैसे हो एग्जाम के टाइम पे? जब एग्जाम आपका चल रहा होता है तो पैनिक मोड में आप होते हो और आप पढ़ते हो नॉन फाइलिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज शैल बी वैलिड शैल बी वॉइड अगेंस्ट द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आधी बातें समझ में नहीं आई, खुद ही को समझ में नहीं आई। माइंड को टाइम दो, दिमाग को टाइम दो उस बात को एब्जॉर्ब करने के लिए। नॉन फाइलिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स किस चीज के? चार्ज के। अगर चार्ज के बारे में बातें आरओसी को बताई नहीं, ठीक है, इट शैल बी वॉइड, उसे वॉइड मान के चला जाएगा अगेंस्ट द कंपनी। मतलब कंपनी कल को मना कर सकती है, भाई साहब माफ कीजिएगा हम क्या करेंगे बताओ जरा एक बार, तुमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। एज अ गोइंग कंसर्न, जब कंपनी चल रही है उस टाइम पे, ठीक है, दिमाग यहां पे काम करना स्टार्ट करेगा, अबे नहीं ना भाई, जब बोले कंपनी गोइंग कंसर्न है तो अगर चार्ज को रजिस्टर करवाने में लेट भी हो गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि उस चीज के ऊपर सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट ना किया जा रहा हो और यह कंपनी अपनी वाइंडिंग अप पे ना चली जाए। आधा क्वेश्चन आंसर आप यहीं पे कर दिए। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपका जो आंसर था वो दिमाग में वहां पे हिट हो गया, जिसको आपने वहां पे रिकॉल कर लिया। अब इसी बात को आप क्या करोगे? आंसर में लिख के आओगे। लेकिन सही आंसर आप तब लिख पाओगे जब आपने क्या किया होगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ा होगा, पॉज करके पढ़ा होगा, ब्रेक करके पढ़ा होगा और तब आपने उसका आंसर जो वो दिया होगा। वापस से, एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड, ओहो ये तो लिस्टेड भी है, एंड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर अबाउट टू बी डिस्कस्ड, अभी तक हुए नहीं है, अबाउट टू बी, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग, विल बी अप्रूव्ड, अबाउट टू बी डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड, इसको डिस्कस किया जाएगा और हम बोर्ड मीटिंग में इसको क्या करने वाले? अप्रूव करने वाले हैं, जो कि बोर्ड मीटिंग कब होने वाली? 20 जुलाई 2022 को होने वाली है। इट विल बी, हुई नहीं अभी तक, होने वाली है, ठीक है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलओडीआर रेगुलेशन, उसको भी ध्यान में रखना है। आंसर द फॉलोइंग, 3 सवालों का जवाब देना। पहला, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डिस्कसिंग द एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। ये बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या हमको स्टॉक मार्केट को इंटीमेट करना जरूरी है? बोले हाँ सर। क्यों? लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी में अगर आप कोई भी ऐसी चीज को डिस्कस करने की बात करते हो, फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करने वाले हो, या कोई भी ऐसा काम आप करने वाले हो, तो पहले प्रायर इंटीमेशन जो आपका होगा वो स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो बोले ये बता देंगे। दूसरा, क्या बोले इसके बारे में शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है क्या? यस सर। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड वाली कंपनी है तो आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट रहेगा उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के तौर पे और मेंबर्स को उनके ईमेल आईडी पे भी क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। जिनका डीमैट अकाउंट होगा उनको बोले ईमेल आईडी पे क्या कर देंगे? भेज देंगे। और तीसरा, सर लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट रखना जरूरी होता है, तो कंपनी के जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह आपके होंगे या जो भी आपके रिजल्ट है, हाफ ईयरली है, ईयरली वाले हैं, उनको भी बोले पब्लिश करना क्या होगा? जरूरी होगा। क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ो, जितना पढ़ा उसको हिंदी में कन्वर्ट करो या अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद में उसका आंसर जो उसको सोचो और फिर उस आंसर को क्या करो? अपने बुक में प्रेजेंट करो। कौन द पॉइंट? अगर ये बातों को आप ध्यान रखोगे, जिसमें कि अगर मैं अल्टीमेटली यहां पे बात करूंगा भाई साहब, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट वाली चीजें जो मैं यहां पे बात करूंगा, सबसे पहली बात ये कि आज से ही आपको यहां पे सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस जो है इस पे करना है फोकस। अगर वीकली टेस्ट दे रहे हो तो वीकली टेस्ट को अच्छे तरीके से दो। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसको अच्छे तरीके से दो। उसमें सबसे पहली बात, आंसर आपने लिखा, फिर उसके बाद में पेपर चेक होकर आपको मिला, फिर आपको सजेस्टेड आंसर मिला, तो एनालाइज करो यहां पे मैं अपने आंसर को और इंप्रूव कैसे कर सकता हूं और कौन से शब्दों का इस्तेमाल मैं यहां पे कर सकता हूं जो कि सजेस्टेड आंसर में वहां पे दिए हुए हैं लेकिन मैंने यूज नहीं किया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ड्स में ऐसे कौन से यहां पे यूज कर सकता हूं, अपने सेंटेंस को मैं और बेहतर किस तरीके से लिख सकता हूं, ये वहां पे आप एनालाइज करो। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट यहां पे आपका आएगा वो आएगा टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ध्यान से भाई साहब, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये बोलना होता है कि मैं 80 मार्क्स का या 85 मार्क्स का या 90 मार्क्स का या 95 मार्क्स का ही पेपर जो कर पाया। बहुत कम ऐसे बच्चे होते जो ये बोले कि मेरा 100 मार्क्स का पेपर जो है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। गॉट द पॉइंट। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है? द रीजन बीइंग कि जब आपका पेपर स्टार्ट होता है आप बहुत ही धीरे धीरे वहां पे आंसर को लिखते हो और थोड़ा लंबा आंसर लिखते हो। टाइम जो कि आपको 10 मिनट का देना चाहिए था, आप वहां पे जो टाइम देके आते हो वो 15 मिनट का टाइम देके आते हो, यानी कि अगले क्वेश्चन के जो 5 मिनट होंगे वो भी आपने यहां पे क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो आज से ही आपको कोशिश यहां पे ये करनी होगी कि भाई साहब अगर मेरे को 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए कुल मिला के 180 मिनट्स वहां पे मिले हैं, तो मुझे 1 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट जो है वो यहां पे मिले। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन कोई होगा तो मुझे यहाँ पे 3.6 मिनट जो है वो मिले, और अगर कोई 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो मुझे 5.4 मिनट जो है वो बोले यहाँ पे मुझे मिले, और अगर कोई 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे होगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करते जाएंगे, टाइम जो आपका होगा उसको आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। ठीक है, 7.2 मिनट्स। ठीक है, 5 मार्क का अगर रहा तो सब बोले पूरे 9 मिनट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे। 9 मिनट बहुत होते मेरे भाई। ठीक है, आज आपको कम लगेंगे, क्यों? क्योंकि सब प्रैक्टिस नहीं है। व्हाट द पॉइंट। तो कोशिश करेंगे आपको आप ये चीज करने की, तो आपका पेपर जो गारंटी इस बात की भाई साहब, आप पूरा हमेशा 100 मार्क का पेपर जो करके आओगे तो 5 मार्क तो आपके यहीं पे बच गए। और इस बात की भी गारंटी है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको यह सोचना पड़े कि काश 4-5 मार्क और आ जाते तो मैं अपने एग्जाम को पास कर लेता। टारगेट ये रखिएगा कि हर क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 मार्क्स तो मेरे को सिक्योर करने ही करने। हर क्वेश्चन में कम से कम मुझे 2 मार्क जो सिक्योर करने ही करने हैं, ये आप यहां पे टारगेट रखेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत छोटा सा टारगेट है, अगर देखोगे तो बहुत ही छोटा सा टारगेट है भाई साहब। यहां पे देखिएगा 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 2 21 और 2 23। ठीक है, अगर 23 क्वेश्चन में भी आपको कम से कम 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो 46 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जा रहे हैं। और इतना थर्ड क्लास तो आपने प्रिपरेशन किया ही नहीं होगा कि भैया आपको किसी एक आधे क्वेश्चन में 3 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 3 मार्क 3 मार्क 4 मार्क ये आपको ना मिले। व्हाट द पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, अगर 6 क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा मार्क्स मिल जा रहे हैं, किसी में 3 किसी में 4, तो आप 50 तो एनी हाउ क्रॉस कर लोगे। एनी हाउ 50, ये मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं कि इतना तो टारगेट जो है ना वो आपको रख के चलना ही है हर एक क्वेश्चन के अंदर, कि मेरे को हर क्वेश्चन में ज्यादा नहीं चाहिए, 2 मार्क जो है ना वो तो कम से कम मिल जाए, उससे ज्यादा मिले बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपको सारे क्वेश्चंस एकदम एक्सपर्ट वाले नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे चाहिए जिनके अंदर आपको ज्यादा मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, लेकिन हर क्वेश्चन में कम से कम 2 मार्क में को आने चाहिए। ये आपका टारगेट यहां पे होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो आई होप कि ये सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी और इन बातों को आप इनकलकेट करेंगे। और गाइस गारंटी के साथ में मैं आपको ये वाली बात बोल रहा हूं, अगर ये सारी बातों को जो मैंने यहाँ पे आपको 10 पॉइंट लिख के दिए ये, और जो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपको अलग से लिख के दिए ये, अगर इन बातों को आप ईमानदारी से फॉलो करोगे तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या मैं इस एग्जाम में पास होने वाला हूं क्या। एंड नो डाउट स्टडी जो है वो करना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। अगर कंसेप्चुअल स्टडी आप करोगे तो ऐसे केस में ही आप ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे और अपना आंसर जो होगा वो अच्छे तरीके से लिख पाओगे। गॉट द पॉइंट। दैट्स इट। मिलते हैं अगले वाली वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ाई करते रहिएगा, वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, राइट। एग्जाम आपका पास होने ही वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।